हे गाइस, वेलकम बैक टू अनफोल्ड इंडिया। मैं हूं सौरभ और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंडियन स्टार्टअप की जिसको 2016 में फ्यूचर ऑफ इंडियन ई कॉमर्स बोला जा रहा था, पर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि वो नाम कहीं गुम सा हो गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्नैपडील की, जिसकी वैल्यूएशन लगभग $6.5 बिलियन की थी और जिसके इन्वेस्टर्स दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों में से। और अचानक से 2 साल में सब कुछ ही बदल गया। तो आज की कहानी किसी बिजनेस फेलियर की नहीं है, बल्कि स्ट्रैटेजी, टाइमिंग और एग्जीक्यूशन की स्टोरी है, जिससे आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं 2014 से 2016 की, जब स्नैपडील अपने पीक पर था। इन्वेस्टर्स थे सॉफ्टबैंक, अलीबाबा जो कि ग्लोबल जायंट है, और कंपनी के पास मिलियंस ऑफ मंथली यूजर्स थे और थाउजेंड्स ऑफ सेलर्स का एसोसिएशन था। और हर कोई ये मान ही चुका था कि स्नैपडील ही इंडिया का अलीबाबा है। पर अब थोड़ा सा समझते हैं कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ। 2010 में स्नैपडील स्टार्ट हुई थी और असल में ये कोई ई कॉमर्स पोर्टल नहीं था, ये एक डील और कूपन वेबसाइट थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर क्योंकि ये एक डील साइट थी, ज्यादा प्रोडक्ट सेल जो भी होते थे उनका एएसपी कम था, मतलब कि टिकट साइज बहुत कम था, जिसमें कि कंपनी का कमीशन बहुत ही कम बनता था। पर अगर कंपनी को स्केल करना था रेवेन्यू को, तो प्रोडक्ट या तो फिर खुद बेचो या कस्टमर का पैसा खुद कंट्रोल करो। यही एक स्ट्रैटेजी उस टाइम पे अवेलेबल थी। तो इस सब को एग्जीक्यूट करने के लिए फाउंडर्स ने सोचा कि क्यों ना चाइना चला जाए, और वहां जाके उन्होंने जब अलीबाबा के मार्केट प्लेस मॉडल को देखा तो उनको ये कॉन्सेप्ट काफी फैसिनेट किया। उन्होंने सोचा कि क्यों ना यही से मॉडल इंडिया में रेप्लिकेट किया जाए और स्मॉल सेलर्स जो भी हैं उनको ऑनलाइन लाया जाए। अगर इस कॉन्सेप्ट को देखा जाए तो ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग था, बट इंडिया की मार्केट एक्चुअली में काफी अलग थी। यहाँ लॉजिस्टिक और इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी चैलेंजेस थे, और फाइनली स्नैपडील ने इन्वेस्टर्स को इस प्लान के एग्जीक्यूशन के लिए कन्विंस कर लिया और 2014 में सॉफ्टबैंक से लगभग $627 मिलियन का इन्वेस्टमेंट उठा लिया, जो कि उस टाइम पे इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम में सबसे बड़ा बेट था इन्वेस्टर्स, क्योंकि सॉफ्टबैंक भी अलीबाबा में काफी प्रॉफिट बना चुका था और उन्होंने भी सोचा कि इंडिया में भी अगर सेम मॉडल रेप्लिकेट होता है तो ज्यादा पैसे बनने के चांसेस हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर अचानक से स्नैपडील को स्केल करने के साथ प्रेशर भी मिलने लगा। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस टाइम एंट्री हुई थी अमेज़न ने 2013 में एंट्री ली और 2016 तक बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करने का अनाउंसमेंट भी कर दिया। इंडस्ट्री रिपोर्ट के मुताबिक 2015 में स्नैपडील का ऑनलाइन इंडस्ट्री का जो शेयर था वो बहुत तेजी से गिरने लग गया। एग्जाम्पल के तौर पे समझो, जो शेयर पहले 30% था वो अब लेस देन 10% रह गया था। ये इन्वेस्टर्स के लिए और कंपनी के लिए काफी डिवास्टेटिंग था, क्योंकि उस समय इन्वेस्टर्स की फंडिंग फ्लिपकार्ट में थी और इन्वेस्टर्स जो कि सॉफ्टबैंक थे उन्होंने सजेस्ट किया कि फ्लिपकार्ट और स्नैपडील को मर्ज किया जाए। इनफैक्ट डील तो क्लोज होने की कगार पर भी थी। जो अमाउंट जो फाइनलाइज हुआ था वो लगभग था $1 बिलियन का, क्योंकि स्नैपडील की प्रीवियस इवैल्यूएशन से काफी कम था। फाउंडर्स और अर्ली इन्वेस्टर्स इस डील के अमाउंट से एग्री नहीं करते और यही डिसीजन काफी कंट्रोवर्शियल भी माना गया था। तो फाइनली मर्जर कैंसिल हुआ और कंपनी ने डिसाइड किया कि अब वो अपनी स्ट्रैटेजी बदलेंगे, और एक नई स्ट्रैटेजी के हिसाब से उनका फोकस जो था वो प्राइस सेंसिटिव मार्केट और टियर 2 और टियर 3 सिटीज पर था। टाइमिंग भी एक्चुअली काफी अच्छी थी, क्योंकि उस समय जियो फ्री इंटरनेट दे चुका था, जिसकी वजह से काफी नए यूजर्स ऑनलाइन आ चुके थे। पर ऐसा क्या हुआ कि स्ट्रैटेजी और टाइमिंग सही होने के बावजूद भी सक्सेस नहीं मिला स्नैपडील को? उसका सबसे बड़ा रीजन था बिजनेस मॉडल प्रॉब्लम। स्नैपडील ट्रेडिशनल कमीशन मॉडल पर काम कर रहा था, तो जो भी सेलर्स और बायर्स थे उनको बेनिफिट स्नैपडील में नहीं बल्कि बाकी प्लेयर्स में देख रहा था। चलो ये भी मैनेज हो सकता था, प्रॉब्लम इतनी बड़ी भी नहीं थी। एक और प्रॉब्लम थी, वो थी ट्रस्ट और क्वालिटी इशू। मतलब रैपिड एक्सपेंशन के चक्कर में स्नैपडील ने ऐसे सेलर्स को ऑनबोर्ड करना शुरू कर दिया जो फेक और डुप्लीकेट प्रोडक्ट सेल करते थे, जिससे कि कस्टमर की कंप्लेंट्स बढ़ने लगी। और जैसे ही बड़े प्लेयर्स जैसे कि अमेज़न और फ्लिपकार्ट को स्ट्रैटेजी में अपॉर्चुनिटी दिखी तो उन्होंने भी अमेज़न बाजार और शॉप्सी को लॉन्च कर दिया। यहाँ स्नैपडील की मुसीबत और बढ़ने लगी, क्योंकि इन बड़े प्लेयर्स के पास लॉजिस्टिक्स स्नैपडील से काफी बेटर, तो कंपटीशन में सर्वाइव करना अब स्नैपडील के लिए मुश्किल होता जा रहा था। 2022 के बाद तो फाउंडर्स ने डेली ऑपरेशन से सेटबैक भी करना शुरू कर दिया। लेकिन स्नैपडील की कहानी से हमें कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स भी सीखने को मिलते हैं, जैसे कि फंडिंग से एग्जीक्यूशन का कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि जो भी टॉप पोजीशन मेंटेन करते हैं वो आप अपने काम से करते हैं, और काम को उसी तरीके से करना चाहिए जैसे एक स्टार्टअप में काम हो। दूसरा हो जाता है, इंडिया की मास मार्केट में लोगों का ट्रस्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। या तो आप कितनी वैल्यू ऐड करते हो या फिर उनकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम को कम करते हो। तीसरा हो जाता है दोस्तों
बिजनेस मॉडल ऐसा होना चाहिए कि उनका पेन एरिया कम करे। जब तक पूरे विश्वास ना हो अपने प्रोडक्ट, तब तक उसमें जंप करना एक बेवकूफी होती है। आपको क्या लगता है कि क्या स्नैपडील वापस आ सकता है अपनी गलतियों से सीखकर, या फिर एक ये वार्निंग समझे बाकी इंडियन स्टार्टअप्स के लिए? कमेंट में बताइए अपना ओपिनियन। और अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगा है ऐसी और रियल बिजनेस स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलो। धन्यवाद।